इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सांसद लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर, जो आजकल जय भीम जय फिलिस्तीन की राजनीति इस देश में कर रहे हैं। बहुत बहुत अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत स्वागत है आपका ओवैसी साहब, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अपनी पहचान प्रोप्राइटर का नाम लिखने वाली जो प्रशासनिक आदेश था यूपी का, उस पर अंतरिम रोक लगाई है। 26 जुलाई को इस पर फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन दो नजरिए हैं इसको देखने का, जिसमें देखिए कोर्ट ने भी माना है मेरिट, जो बातें आप लगातार कह रहे थे, आप कह रहे हैं अनटचेबिलिटी को प्रमोट करेगा, आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। लेकिन दूसरा पक्ष एक ये भी है कि जो लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ के कई मामले आए हैं, और प्रशासन का यह दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये सुनिश्चित किया है कि लोग नाम लिखें, ताकि जो भी जाए उसे पता हो वो किसकी दुकान में जा रहा है। ऐसे में पहचान छिपाने की क्या जरूरत है वाला तर्क जो लोग देते हैं, उनके लिए क्या जवाब है आपका? यह सरासर झूठ है कि कोई छुपाता है या कोई अपने असल नाम का इजहार नहीं करता है, सरासर झूठ है। और अगर कोई अपने नाम से, किसी पसंद से कोई अपने नाम की दुकान रख सकता है। अब मिसाल के तौर पर इस भारत में सबसे ज्यादा एक बड़े मीट प्रोड्यूसर है, उनका नाम अल कबीर कंपनी का नाम है, वो तो मुसलमान नहीं है। अलायना है, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, और उन्होंने बीजेपी को 10 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया, तो वहां पर आस्था कहां मर गई? और फिर उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, वहां पर आस्था की बात नहीं आती। कांवड़ यात्रा है, यकीनन किसी की आस्था उसमें है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब कल रमजान आएगा तो मैं 15 घंटे का रोजा रखता हूं, तो क्या मैं ये भी कह दूं कि भाई मैं पानी नहीं पीता हूं तो पूरा किसी को पानी ना मिले? ईसाई लोग ईस्टर में वो लेंट के फास्टिंग करते हैं, तो क्या हम सब बंद कर देंगे? सवाल इसका है कि देश संविधान से चलेगा या फिर किसी की आस्था से चलेगा। और अगर कोई दुकान में जाता है तो जिसको कोई खाना है नहीं खाना वो उसकी पसंद है, वो चॉइस है, राइट टू चॉइस है, फंडामेंटल राइट है भारत में। तो ये अचानक उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सब चीजें क्यों याद आ रही हैं? वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बता रहे हैं। वैसे बताइए, सुनिए ना, वो लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहे हैं इसको। उनका कहना है दुकान पर लिखा है शिव शक्ति ढाबा। जब वहां पर व्यक्ति जाता है, कांवड़िया जो कि व्रत कर रहे हैं, तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, वो पूछते हैं यहाँ पर सात्विक भोजन है, वेजिटेरियन भोजन है? वो कहते हैं हाँ है, जबकि वहां पर नॉनवेज भी बनता है, और वो किसी मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्ति की दुकान है जहां पर हर तरह का खाना बनता है, लेकिन झूठ बोल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जब पता चले तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमने ये किया है, ये उनकी दलील है। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर से पत्नी के नाम पे घर है, पति को मुलजिम बनाकर घर तोड़ दिया। अगर आप वहां पर जाते हैं तो मेन्यू कार्ड लिखा हुआ होता है, वहां पर नॉन वेज भी होगा, वेजिटेरियन भी होगा, तो आपका चॉइस है, आप देख लीजिए। और फिर ये जो कह रहे हैं कि भाई नाम कैसा रखते हैं, भाई नाम की मोनोपोली क्या है बताइए? आपने जबरदस्ती करके, पर पुलिस ने वहां पर गवर्नमेंट योगी के ऑर्डर पर नाम को बदला दिए। तो एक मुसलमान ने लिखा कि भाई मेरा नाम सैफी है, तो बोले नहीं, सैफी ने अब्दुल रहमान सैफी लिखो। अरे आप होते कौन है भाई? आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, तो फिर ताकि इकोनॉमिकली ये गरीब मुसलमानों को आप बर्बाद कर दें। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ में लुलु मॉल है, वहां पर जाकर बोलेंगे कि लिखो यूसुफ अली? नहीं बोलेंगे ना वहां पर। तो सिर्फ गरीब मुसलमानों को, उनको इकोनॉमिकली उनको और परेशान कर देना। अब मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं मैडम, वहां पर तो मुसलमान एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तो यही इनका मकसद है ना, आप इनको गरीब कर रहे हैं। और अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो भाई अमरनाथ यात्रा में वहां पर जो यात्री आते हैं उनको चाय कौन पिलाता है? वहां पर हत्ता के जड़ी बूटी कौन देता है पूजा की? मुसलमान ही तो देता है ना। तो आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हिटलर की रूह आप में समा जा चुकी है। हिटलर भी यही करते थे कि वहां पर यहूदियों से कहते थे कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध लो, और फिर उनका बॉयकॉट होता था। उसके बाद दुनिया ने देखा कि 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। तो भाई संविधान में कहां लिखा है? आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं कि मुसलमान है, यहां पर आप मत जाइए। आप मेरा प्रोफेशन छीन रहे हैं, आर्टिकल 19 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो आपकी नाकामी, आप छोड़ दीजिए ना मुख्यमंत्री की सीट को, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मुसलमानों का सामाजिक बाइकआउट क्यों करा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के नाम पर आप मुस्लिम गरीबों को बेरोजगार क्यों सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने कर रहे हैं? दो काउंटर आर्गुमेंट, मुस्लिम की नफरत की राजनीति क्यों कर रहे हैं? दो काउंटर आर्गुमेंट है। क्या ये एक बड़ी बीमारी का नतीजा नहीं है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस देश की जो जनता है उसकी सोच सांप्रदायिक है, जैसे उसे बाबू खान भंडार दिखेगा वो वहां पर नहीं जाएगा। यही प्रेमाइस है ना आपके पूरे आरोप का। आप कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी प्रमोट होगा, मतलब इस देश की जनता जैसे देखेगी कि मुस्लिम नाम है तो वो वहां पर नहीं जाएगी। इसी का एक दूसरा पक्ष है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर मान लीजिए कोई सलीम शुद्ध ढाबा है, तो वो संगम शुद्ध ढाबा क्यों लिखता है? क्या मजबूरी है? क्यों ऐसा लिखता है? क्यों नाम छिपा रहा है? आज भी दो हिस्से हैं मेरे प्रश्न के। तो मैं यही बोल रहा हूं ना आपसे कि कोई कानूनन तो जुर्म तो नहीं कर रहा है ना सलीम होटल खोल रहा है, बिजनेस कर रहा है सलीम ये चाहता है कि उसकी दुकान पर आकर लोग शुद्ध वेजिटेरियन खाना खाएं। उसमें गुनाह क्या है बताइए?
अगर सलीम वेजिटेरियन बोलकर वेजिटेरियन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सलीम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट लिखकर अगर वहां पर कोई उससे हटकर दे रहा है तो वो गलती कर रहा है। मगर अगर क्या सलीम वेजिटेरियन दुकान नहीं चला सकता? बताइए, कोई कानून बता दीजिए हमको, कौन सा कानून है? ये लोग अगर हमारे साथ आएंगे भारत में, मैं ऐसी दुकानों को लेकर जाऊंगा जहां पर ओनर हिंदू है, पकाने वाले मुसलमान है, तो इसमें गुनाह क्या है भाई? क्या आप बीजेपी ये बताना चाह रही है कि आम मुसलमान है या हिंदू है? बता दीजिए। क्या बीजेपी बताना चाह रही है कि टमाटर और बैगन या भिंडी हिंदू है या मुसलमान है? तो भी बता दीजिए, उनका भी रिलीजन बता दीजिए आप, इसमें क्या आपत्ति है? सरकार आपकी यहां पर भी वहां पर भी है। शायद नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर तो शायद वो हिंदुओं को बेचते थे, मुसलमानों को नहीं बेचते थे क्या? बता दीजिए, वही बता दीजिए, हमको नहीं मालूम। कहां रुकेगा ये खाई जो है कौन क्रिएट कर रहा है? ये बीजेपी क्रिएट कर रही है। अरे भाई, कावड़ यात्री है तो आप वो बेचारा इतना बोझ उठाकर आता है तो उसको पता नहीं है कि ये यहां पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर सरकार को इतनी फिक्र है तो भैया आपने रोजगार क्यों नहीं देते सब लोग गरीबों को? मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में, ठीक है मैं आ रही हूं, उस पर आ रही हूं, अभी तो बहुत देर तक आपसे 3-4 सवाल करने हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार थी 2006 में, जब लाइसेंसेस के लिए ये जो कंडीशंस ऑफ लाइसेंस है उसको अमेंड किया गया था और 2011 में नियम बनाए गए थे। उसके तहत साफ लिखा है, डिस्प्ले अ ट्रू कॉपी ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म सी शैल एट ऑल टाइम्स एट अ प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द प्रेमाइसेस, जिसमें प्रोप्राइटर का नाम, ऑब्वियसली जब लाइसेंस होगा तो किसके नाम पर लाइसेंस है वो डिस्प्ले करना था। अगर इसी नियम का एक्सटेंशन है, ये बीजेपी की दलील है, अगर इसी नियम का हम एक्सटेंशन इसको एनफोर्स इसको लागू कर रहे हैं तो वैसे ही आपको बड़ी परेशानी हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। कहां लिखा है? अगर है तो रूरल एरियाज में क्या कहां डिस्प्ले करेंगे? बंडी के ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा आम बेचने के लिए, चाय बनाने वाले को डिस्प्ले करना पड़ेगा, पकोड़ा बनाकर बेचता है उसको दिखाना पड़ेगा, समोसा बनाकर बेचता है उसको दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए तो चाय बेचने वाले को आप कह रहे हैं कि दिखाओ। मैडम, गांव में रूरल एरियाज में आप कौन सी बात कर रहे हैं बीजेपी इस बारे में? आप बताइए क्या हो रहा है? कौन सी आप कानून की बात कर रहे हैं? पर जहां लाइसेंस ओनर्स हैं, तो अरे पर साहब जहां लाइसेंस ओनर्स हैं वहां पर तो लाइसेंस वाला ये नियम लगना चाहिए ना, लागू होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोग आज इस प्रोग्राम को खत्म करके आपके साथ हम किसी मैकडॉनल्ड्स में गलती से हम चले गए, हम जाते नहीं है, वहां पर एक कोने में किसी कोने में लिखा हुआ होगा कि ओनर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है। केंटकी फ्राइड चिकन में चले जाइए, कैफे कॉफी डे में चले जाइए, तो वहां पर भी होगा। यहां पर क्या हो रहा है? मुजफ्फरनगर में नाम निकालो, गुड डे नाम है तो नहीं, नाम लिखो सैफी, अब्दुल रहमान सैफी, बड़े उसमें लिखो। ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? अच्छा। ये तो यही तो कर रहे हैं ना। आप जाकर कह रहे हैं कि कितने मुस्लिम एम्प्लॉइज उनको निकालो, लात मारकर निकालो, वो उन्होंने कर दिया काम। वो ठीक है, अब कोर्ट पर ये भी क्या कानून में लिखा हुआ है कि अब कोर्ट पर छोड़ते हैं, कोर्ट को फैसला देना है। मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चंस किया, आपने उस पर अपनी दलील की, लेकिन मैंने आपका पूरा ट्विटर जो है उसको आज खंगाला सर, और तब जाकर मुझे 1:18 पर 23 जून 2024 को ट्वीट आपका एक मिला नीट पर। आप पर यह आरोप है कि जब भी कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम से जुड़ा होता है तो आप अपनी जय फिलिस्तीन वाली राजनीति को उभारने के लिए ऐसे मुद्दों पर छलांग लगाते हैं फौरन। इस पर आपका जवाब? नहीं, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या वो नारा लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, क्या है? बताइए, समझाने में आपके सवाल को दोबारा पूछ लीजिए मैडम। मैं दोबारा से करती हूं कि आप इस देश में मुस्लिम राजनीति के चेहरा बन गए हैं इसी वजह से। और देखिए, ये आरोप बीजेपी हमेशा लगाती है कि आप चाहते हैं कि जो मुस्लिम है वो कभी भी बीजेपी पे विश्वास न करे। आप कहते हैं बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है। जय फिलिस्तीन भी आपने एक सोच के तहत ही देश की संसद में बोला था। मैंने ये नहीं कहा कि वो अवैध है या आपराधिक है, इलीगल है या किसी भी तरह से क्रिमिनल है। मैंने कहा कि आप एक सोच के तहत बोलते हैं ऐसी बातों को, जानते हुए कि भारत और भारत की जो विदेश कूटनीति है वो देश की सरकार पर छोड़ना चाहिए, लेकिन आप जब बोलते हैं तो एक वजह से बोलते हैं। आप देश में मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करते हैं। इस आरोप पर आपका जवाब? नरेंद्र मोदी को 36% हिंदू वोट मिला और उन पर कोई इल्जाम नहीं। नरेंद्र मोदी की पार्टी में 240 में एक भी मुसलमान एमपी को टिकट नहीं दिए। हाँ, और उनके जितने अलाइज है उनके पास कितने मुसलमान हैं वो बता दें। ये इल्जाम हम पे क्यों लगता? भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आए। भारत की पार्लियामेंट में अपर कास्ट हिंदू और बैकवर्ड क्लास हिंदू बराबर जीत कर आए। हमारी पहली मर्तबा ऐसा हुआ है बड़े बड़े सालों के बाद। हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है, मगर इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया जाता है। कौन सा इल्जाम है बताइए? अगर मैंने मजलूम फलस्तीनियों की बात की, करीब 40,000 लोगों का कत्लेआम हो गया। खुद जयशंकर साहब राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हम फलस्तीन इंडिपेंडेंट स्टेट के कायल हैं, हम वहां पर यूनाइटेड नेशंस को फलस्तीन के लिए एड दे रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका के सेनेटर्स धर्मशाला आते हैं वहां पर दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने, तो वहां पर अमेरिकन फ्लैग लहराया गया, कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। दिल्ली में इजराइल के फ्लैग्स को लेकर लहराया जाता है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। बताइए, तो इसमें हम तो शुरू से महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था? तो फलस्तीन का इशू कोई मुसलमानों का इशू नहीं है मैडम, इसको मुसलमानों से मत जोड़िए, ये इंसानियत का है। और वहां पर 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। खाली वो डेब्रिस को उठाने के लिए सालों लग जाएंगे जो इजराइल ने वहां पर बर्बरियत और जुल्म किया। तो ये फलस्तीन का मसला तो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। भारत तो हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में खड़ा था और मैंने उसी को उस बात को दोहराया है।
जय भीम भी आपने कहा, आपने खुद ही बताया कि कैसे आपने इस बात को बार बार रखा है कि ओबीसी जो है वो अब उनके सांसद अपर कास्ट के बराबर हो गए हैं और जो मुस्लिम समाज है उससे सिर्फ 4% सांसद है। आपने जय भीम भी कहा। अब बहुत सारे ओबीसी सांसद हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ चाहते हैं कि दलित मुस्लिम कंबाइन इनको वोट करे, तभी ओबीसी सांसदों में भी अगर इजाफा हुआ है तो इतनी असदुद्दीन ओवैसी साहब को परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है। आप ओबीसी के राइज से आप परेशान? परेशानी बिल्कुल नहीं हो। मैं तो उनकी सियासी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को मुबारकबाद देता हूं। मेरा शिकवा मुसलमानों से भी है कि देखो अपर कास्ट हिंदू और ओबीसी लोग इतने पॉलिटिकली अवेयर हैं अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहे हैं। मेरी शिकायत तो इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से है। बीजेपी तो खैर देती नहीं है। बीजेपी तो प्रधानमंत्री ने हमको घुसपैठी कह दिया और ये कह दिया कि हमको किसी की चोरी की भैंस मिल जाएगी, मंगलसूत्र दिया जाएगा। मेरी शिकायत तो उन लोगों से है। मैं तो मुबारकबाद देता हूं उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस साहब। अब कहां मतलब सो कॉल्ड सेक्युलर, क्योंकि अब तो जैसे ये मुद्दा आया दुकानों वाला, अखिलेश यादव भी खुलकर बोल रहे थे, राहुल गांधी भी खुलकर बोल रहे थे। आप पहले आरोप लगाते थे कि अब इस देश में मुस्लिम जो कौम है उसके लिए आवाज उठाने वाली कोई पार्टी नहीं बची है, ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है, लेकिन इस बार तो ये मुद्दा भी लपक लिया उन लोगों ने आपसे। नहीं, बहुत अच्छा है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि भैया जब आप बोलते हैं तो वोट भी तो डालिए। कितने मुसलमानों को जिता पाए आप लोग बताइए। महाराष्ट्र में मैडम 48 लोकसभा की सीटें हैं। आप जो अपने आप को सेक्युलर बोलते और मुझे गाली देते, आपने एक मुसलमान टिकट नहीं दिया तो आप वोट भी तो डलवा दीजिए ना। कैंडिडेट तो आप देते नहीं है और आप बोल रहे हैं। ठीक है, कब बोले हैं? जब पूरा प्रेशर बढ़ता गया तो बोलना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में मेरी सरकार थोड़ी है, वहां पर सहारनपुर के एक शख्स की दुकान को लूट लिया गया। तो ये बहुत से वाकयात हैं। मध्य प्रदेश में 11 घरों को बुलडोजर लगाया गया, कोई नहीं बोलता। जब 4 जून से अब तक 10 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया, माशाल्लाह से ये जो पागल आदमी बैठा हुआ है आपसे बात करते उसी ने कहा। तो बोलिए ना, बोल के वोट भी डलवाइए ना। वोट क्यों नहीं डलवा पाते आप लोग? जिता क्यों नहीं पाते पार्लियामेंट में? एक सवाल है बहुत पुराना मेरा, लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगी। आपके साथ जनता 1-2-1 खेल रही है। 14 में 1, फिर 19 में 2 इम्तियाज जलील साहब जीते थे, लेकिन इस बार मामला फिर गड़बड़ा गया और आप एकमात्र अकेले। उनके तो सांसद बढ़े हैं ना सर, राहुल गांधी के भी बढ़े हैं और अखिलेश यादव के भी बढ़े हैं। आपको बस सुनते हैं लोग, असद भाई की तकरीर सुननी है, वोट लेकिन किसी और को देना है। नहीं, कोई बात नहीं। उनके बड़े हैं मगर मुसलमानों के तो कम हो गए ना। यही तो मेरी शिकायत है कि भैया आप लोग बढ़ रहे हैं, हमारे वोटों से बढ़ रहे हैं, हमारे टूटे हुए घरों पर आप बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर आप बढ़ रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां बेवा हो रही हैं, आप बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िए ना, मगर कम से कम हमको जिंदा रखकर पार्लियामेंट में तो लेकर आइए। ये कौन सी मोहब्बत? एक तो एक तरफा मोहब्बत है। तो और मैडम मैं अकेला हूं, आप मुतमईन रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहले भी मैं बहुत बेबाकी से बोलता था और ये बीजेपी और इन लोगों पर काबू पालूंगा, फिक्र मत करिए, अपनी बात को करता रहूंगा। सवाल यह है कि जब जनता मुझे जिताकर भिजा रही है तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, निभाता रहूंगा। और मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, और उसी बोलने की वजह से आज प्राइम टाइम पर माशाल्लाह आप मुझे कई मरतबा बुला चुकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पार्टी मीट में भी आपको बुलाया गया था, वहां पर कुछ बताइए, क्या माहौल था? क्या बातचीत हुई, क्या हुआ? आप लोगों ने नीट का, नेम प्लेट का, और जो मुझे जानकारी है उसका मुद्दा उठाया था, वो बैठक कैसे रही? मतलब ये जो दुश्मनी हम लोग देखते हैं डिशुम डिशुम, वहां पे मामला ठीक रहा? क्या सरकार जो पहल कर रही है सेशन के पहले बातचीत सब पार्टियों से करने की, वो सफल होता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये तो एक रिवायती ऑल पार्टी मीटिंग हर बार बुलाई जाती है। बजट सेशन से पहले वो बुलाई गई और 3 घंटे बैठकर राजनाथ सिंह जी और जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठकर सुन लिए। उसके बाद बोले ठीक है, आपकी हम बात सुन लिए, थैंक यू वेरी मच। सब जने चाय पिए, बिस्किट खाए और चले गए। वो फारसी की कहावत है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, माने नशिस्त माने बुलाया गया, गुफ्तगू ही, और बर्खास्त होगी महफिल। तो ये तो रिवायत है, इसमें क्या है? उसमें कुछ तो अब नहीं मालूम सरकार कितना उसको सीरियस लेगी नहीं लेगी, उन तमाम चीजों को जो अपोजिशन पार्टीज ने खासतौर से बीजेपी से कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन कहा कि देखिए लोकसभा में 2.5 घंटे तक पीएम की आवाज को दबाया गया, गला घोटा गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ जनता ने मुझे सरकार में बिठाया है। 240 सीटें बीजेपी की आई हैं, टीडीपी जेडीयू के साथ प्रीपोल अलायंस में हमारी सरकार एनडीए की बनी है, लेकिन ये लोग हमारा गला घोट रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि विपक्ष लगातार, मुझे लगता है आप भी उस रोज मौजूद होंगे, 2.5 घंटे तक लगातार नारेबाजी करता रहा। राज्यसभा में जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो वॉकआउट कर दिया। तो बैटिंग करेंगे और फील्डिंग नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये उसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, टंग इन चीक रिमार्क करना चाहूंगा। भाई वो बायोलॉजिकल कहां है प्रधानमंत्री के उनका गला घोट दिया जाएगा? है कोई हिम्मत कर सकता है? चलिए अगर बायोलॉजिकल है तो कैसे उनका गला घोटा जाएगा? वो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि मेरी आज आवाज भी अच्छी निकल गई 2.5 घंटे। वो तो बोलते रहे अपनी बात को। कहां से शुरू किए? पूरे मुगल आजम की स्टोरी प्रधानमंत्री उस दिन भाषण में दे दिए। खुद कई बीजेपी के मंत्री सो रहे थे जब प्रधानमंत्री कह रहे थे, गलती से कैमरा पड़ गया तो बीजेपी के लोगों को उठाना पड़ा मिनिस्टर को। तो प्रधानमंत्री तो पूरा माने 2.5 घंटे का भाषण पूरे मुगल आजम की पिक्चर बोल दी उन्होंने, स्टोरी बोल दी। तो वो सबसे बोरिंग स्पीच थी 10 साल में प्रधानमंत्री की। वो बोलते गए। अपोजिशन का प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री को अगर वो रुक जाते और बोलते कि बोलिए आपको क्या बात बोला, मैं उसका जवाब देता हूं, मगर प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग उन्हीं को सुने, उन्हीं की आवाज को सुने,
दूसरों को तो सुनना चाहते ही नहीं प्रधानमंत्री, तो उसको कौन चेंज करेगा? टाइम अलॉट होता है ना वैसी साहब, आपको तो पता होगा लोकसभा में टाइम अलॉट होता है। हाँ हाँ, तो टाइम अलॉट होता है और टाइम अलॉट हो गया, मगर रिप्लाई प्राइम मिनिस्टर करते हैं और अपोजिशन पार्टीज ने प्रेसिडेंट एड्रेस में जो मुद्दों को उठाया था तो उस पर बोल ही नहीं रहे प्रधानमंत्री। नहीं, पर विपक्ष ने तो बोला ना, वैसे साहब सुनिए ना, नहीं वो राज्यसभा में बोल रहे थे, 134 मिनट पीएम ने बोला पहले दिन लोकसभा में, फिर राज्यसभा में 90 मिनट बोला, राहुल गांधी 100 मिनट बोले, 29 मिनट अखिलेश बाबू बोले, 33 मिनट ए राजा, क्योंकि हर सांसद पर 2 मिनट का टाइम अलॉट होता है। तो 8 घंटे बीजेपी को मिली थी, वो तो जनता ने दिया उनको टाइम ना, 240 सांसद भेजकर। तो इसमें क्या रोना धोना, सुनना तो चाहिए ना सबको। वो पीएम कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक है, संविधान की दुहाई दीजिएगा। नहीं, बोलिए। प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए कि 2014 और 19 का वर्डिक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री यही समझ रहे हैं कि 2014 और 19 की तरह है, नहीं है। देश की जनता ने इस तरह का वर्डिक्ट देकर नरेंद्र मोदी को यह कहा है कि सिर्फ आप अपनी आवाज नहीं सुनाएंगे देश को, पता देश यह चाहता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश की विभिन्न अपोजिशन पार्टीज की आवाजों को सुने, उनकी तकलीफ को समझे जो हम लोग बयान कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री यह समझ रहे हैं कि मेरे पास हर मर्ज की दवाई तो नहीं है, आपने मर्ज इतना बढ़ा दिया कि हम उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इसीलिए तो उनकी गलतियों की वजह से उनको ये वर्डिक्ट आया है। वो उनकी जो यूपी में रिजल्ट आया है उसको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री का समझेंगे कि नहीं, ये 2014 और 19 की पार्लियामेंट तो नहीं है, 16-17वीं लोकसभा नहीं है, ये 18वीं लोकसभा में ये वर्डिक्ट जनता ने दिया है, उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको आपको सुनना चाहिए। अगर कोई अपोजिशन लीडर जी ठीक है, एक और प्रश्न जो मेरा है, जल्दी से 2-3 प्रश्न बचे हैं, उस पर जवाब ले लेती हूं। वैसे साहब अब देखिए, एक और मुद्दा जो आपने फौरन लपका वो था संघ के कार्यक्रमों में अगर सरकारी अधिकारी जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, जो पुराना फैसला था उसको सरकार ने पलट दिया है। आप कल्पना कीजिए कि मेरे साथ कोई सांसद बीजेपी का हो और वो खुलकर ये बात कहे कि देखिए हम हिंदू सांसदों की गिनती इतनी कम हो गई है, कोई हमें नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। आप इसको संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन बताते, लेकिन जब आप मेरे शो पर बैठकर मुस्लिम सांसद कम हो गए हैं बोलते हैं, धर्म निकालते हैं सांसद का, तब ये संविधान को आप बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? आप इतने बड़े बैरिस्टर हैं, आप ही समझा दीजिए। लोकशाही है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसका ख्वाब हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे बुजुर्गों ने देखा। आप उठाकर पढ़ लीजिए, पंडित नेहरू से लेकर मुखर्जी ने क्या कहा, बड़े बड़े हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने क्या कहा था, पढ़ लीजिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को। अगर हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो फिर हमारी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होगी? और जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसमें गुनाह क्या है? इससे हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, हमारा संविधान मजबूत होगा। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ 4% जीत कर आते हैं, तो क्या ये हमारी जमहूरियत की मजबूती दिखा रहा है या कमजोरी दिखा रहा है? यही तो सवाल मैं उठा रहा हूं। लेकिन सुनिए ना वैसे साहब, यही वो कहते हैं कि हिंदुओं की बात करना इस देश में सांप्रदायिक है, मुस्लिमों की बात करना बहुत सेक्युलर कहलाता है, और उसकी आप पूरी तस्वीर बनते हैं। मतलब जब भी हिंदुओं की बात, अब देखिए चाहे हलाला जहां पर मिलता है मीट, आजकल तो मुझे बाद में पता चला जब किसी ने रिसर्च करके भेजा कि कई देशों में और इंडिया में भी अब आ रहा है, लोग हलाला लिपस्टिक भी खरीद रहे हैं। तो जब हलाल, माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी, और ये एकदम ही अनइंटेंशनल था, हलाल मीट खरीद रहे हैं, हलाल लिपस्टिक खरीद रहे हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पर आप अपने धर्म के आधार पर आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि दुकान में लिखा होना चाहिए, हर जगह प्रोडक्ट पे लिखा होना चाहिए, तब ये किसी का उल्लंघन नहीं है, किसी के राइट्स का नहीं। आपने अच्छा सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश और भारत से जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, जिसका हमको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, करीब 15 से 20 हजार करोड़, हम भारत सरकार क्यों इजाजत दे रही है भाई दिस इज हलाल मीट लिखकर भिजाने के लिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है? बंद कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? बंद कर दीजिए, चलिए, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिलेगा वो कंपनी से। दूसरा, एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनका प्रोडक्ट जाता है दुबई को, गल्फ को, उसमें लिखा हुआ है टूथपेस्ट में हलाल प्रोडक्ट्स हैव बीन यूज्ड, वो भी बंद कर दीजिए, आप कौन रोक रहा है? तीसरी बात यह है मैडम कि हलाल जो है, हलाल जो प्रोडक्ट है वो आपको किसी की नौकरी नहीं छीन रहा है। लेकिन नहीं, अनटचेबिलिटी है। एक सेकंड, अगर वो कथित बाबा, छोटे मैं किसी बाबा की वकालत नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर वो लिखकर नहीं देंगे तो उन देशों में उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा जाएगा साहब, तो ये भी आर्थिक अनटचेबिलिटी है। हाँ, तो सुनिए, देखिए, भारत के संविधान में आपको कोई रोक टोक नहीं है कि मैं हलाल बोलकर कहूं तो वो संविधान के खिलाफ हो रहा है। और अगर हलाल मीट कोई जाकर खा रहा है तो मैं किसी को रोक तो नहीं रहा हूं ना, कैसे मुसलमान आएगा? मैं तो किसी को नौकरी से निकाल तो नहीं रहा हूं। आप समझिए इस बात को। होटल में हलाल मीट भी होता है, शराब की दुकान भी होती, शराब भी बिकता है, तो क्या मैं बोलूं मैं असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं आप शराब बंद कर दीजिए? मैं नहीं कह सकता हूं। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। हलाल का जो मामला है, किसी की नौकरी नहीं छीनी जा रही है, किसी को रोका नहीं जा रहा है, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। ये तो संघ परिवार के इन थम्स अप जिनको अकल नहीं है वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कब तक प्रोपेगेंडा करेंगे आप? अरे बिजनेस अप एंड डाउन होने की बात है ना सर। क्यों करेंगे? एक और सवाल है मेरा, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है जल्दी। तो बिजनेस अप एंड डाउन करने की बात है कि हलाल लिखा होगा तो वो बिजनेस करेंगे उस व्यक्ति के साथ, हलाल के स्पेसिफिकेशंस नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जहां यहां पर दुकानों में बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। लेकिन 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए था, दावा कर रही है उनको मिलना चाहिए। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? मुस्लिम महिलाओं की
सशक्तिकरण की तरफ एक प्रबल कदम मानते हैं कोर्ट का? ये कोई नई बात थोड़ी है। इससे पहले दाना लतीफी का केस हुआ, अब ये बात कही दी, तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है कि ये फैसला मुस्लिम मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मगर आपके दर्शकों को एक बात बता रहा हूं, आप देखिए कि एक मुस्लिम महिला को कितना राइट है। एक 125 सीआरपीसी में मिलेगा उनको, दूसरा उनको मिलेगा ये ट्रिपल तलाक का जो गलत कानून मोदी सरकार ने बनाया, तीसरा मुस्लिम मैरिज एक्ट, चौथा डोमेस्टिक वायलेंस। चार कानून आपने बना दिए माशाल्लाह से। तो अब आप बताइए कि इसमें और क्या बोल सकता हूं। माने मैडम, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, मुझे एक शेर याद आ रहा। उन मजलूम औरतों को न्याय मिलेगा, पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, मैडम, दिल इतना बड़ा है नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने बिल्किस बानो को जो 12 लोगों ने रेप किया था उनको छोड़ दिया ना। इतना बड़ा दिल है देश के प्रधानमंत्री का, उनकी सरकार का। तो एक शायर का शेर याद आ रहा है, जो क्या नाम है उनका, मुजफ्फर रजमी कैरानवी ने कहा था कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई है। तो यही हो रहा है भारत के मुसलमानों से। हलाल मुश्किल है, अज़ा मुश्किल है, हिजाब मुश्किल है, खतरा है देश के लिए, सब खतरा बना दिया जा रहा है। तो अब यही है, मुजफ्फर रजमी कैरानवी का शेर बड़ा इस पर मौजू उतरता है। ये जबर वक्त भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। किसकी खता किसकी सजा, इस पर चर्चा आगे भी किसी दिन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, हाँ, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब।